IQ का yes, compose your dream। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम लोग आगे बढ़ते हैं आज एक नए क्लास की ओर। मॉडर्न इंडिया में आधुनिक भारतीय इतिहास में इससे पहले जो मैंने क्लास में पढ़ाया था आप लोगों को, उसमें मैंने गोलमेज सम्मेलन, पूना समझौता, द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन और 1935 का अधिनियम, यहाँ तक मैंने आपको बता दिया था कि वो गोलमेज सम्मेलन का ही परिणाम 1935 का अधिनियम था। तो आज उससे क्लास आगे बढ़ेगी और 1935 के अधिनियम के तहत याद रखिएगा, कहा जाए तो 1937 में चुनाव कराया गया। तो 35 के अधिनियम के तहत याद रखिएगा, भारत में उस समय वर्तमान में 11 प्रांत थे। तो 11 प्रांतों में चुनाव कराए गए। आज जिसे हम यहाँ पे प्रांत लिखा है, जिसे आज हम राज्य कहते हैं, उस समय वो प्रांत था, आज उसे हम राज्य कहते हैं। ये बात याद रखिएगा। तो 1937 के प्रांतीय चुनाव और 28 महीने का शासन, याद रखिएगा 37 में जब चुनाव हुआ और 8 राज्यों में बिहार की जो क्या कहते हैं कांग्रेस की सरकार बनती है। 8 राज्यों में जो कांग्रेस की सरकार बनती है, वो सरकार 28 महीने काम किया और इसके बाद इस्तीफा दे दिया। क्यों इस्तीफा दिया? क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो चुका था और बिना कांग्रेस की सहमति के युद्ध में भारतीयों को शामिल कर लिया गया। इसीलिए कांग्रेस मंत्रिमंडल ने 8 प्रांतों से इस्तीफा दे दिया। उन 8 प्रांतों में सरकार कहां कहां बनती है, वहां के मुख्यमंत्री किसको बनाया जाता है, इन संदर्भ में हमें देखना है कि वो 8 प्रांत कौन है और वो 3 प्रांत कौन थे जहां पर कांग्रेस की सरकार नहीं बन पाई। तो इसको हमें एक एक करके देखना है कि बहुमत की सरकार कहां बनती है, गठबंधन की सरकार कहां बनती है और कहां सरकार नहीं बनती है, क्या स्थिति थी कांग्रेस की, इसको एक एक करके हम देखेंगे। यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, गलती मत करिएगा। तो 1937 का प्रांतीय चुनाव और 28 महीने का जो शासन चलता है, उसको हमें देखना है। पहली बार पूर्ण उत्तरदायी सरकार की स्थापना की गई थी। उत्तरदायी सरकार की स्थापना 1919 में ही कहा जाता है किया गया था, लेकिन वो नाम मात्र का था, उसने अपने लक्ष्य को अचीव नहीं कर पाया। पूर्ण रूप से अगर कहा जाए तो उत्तरदायी सरकार की स्थापना पहली बार 37 के चुनाव में किया गया। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि 1937 का जो चुनाव हुआ था वो कितने प्रांतों में हुआ था, 11 प्रांतों में हुआ था। एक क्वेश्चन, 1937 का जो चुनाव हुआ था वो किस अधिनियम के तहत कराया गया था? तो 1935 के अधिनियम के तहत कराया गया था। ये बात याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो हम लोग इसको शुरू करते हैं, स्टेप बाय स्टेप एक चीज को समझते हैं। कहीं कोई डाउट होगा तो आप तुरंत उसको जो है पूछ लीजिएगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। ठीक है। स्वराज की रूपरेखा 36 से लेकर 40 तक का ऐतिहासिक जो विश्लेषण था, इसको हम लोग देखेंगे कि एक एक कैसे कि 28 महीने में सरकार ने क्या अचीव किया था, ये उत्तरदायी सरकारें थी, क्या कैसे हुआ था। स्टेप बाय एक एक चीज को हम यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है। वैचारिक नींव फैजपुर और लखनऊ अधिवेशन 1936। फैजपुर अधिवेशन और लखनऊ अधिवेशन होता है, क्योंकि इन अधिवेशनों का यहाँ महत्व था प्रांतीय चुनाव में, इसलिए बताना जरूरी था। याद रखिएगा, अध्यक्ष कहा जाए तो जवाहरलाल नेहरू थे और रणनीति क्या थी कि चुनाव लड़ना, लेकिन 35 के अधिनियम को भीतर से चुनौती देना भी है। याद रखिएगा, जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे फैजपुर अधिवेशन में। तो फैजपुर अधिवेशन याद रखिएगा जब हुआ तो उसमें यह निर्णय लिया गया कि चुनाव में कांग्रेस हिस्सा लेगी, लेकिन 1935 के अधिनियम को चुनौती भी देगी और विरोध भी करेगी। सत्ता में भागीदारी के खिलाफ थे नेहरू और सुभाष चंद्र बोस। ये लोग विरोध में भी थे कि सत्ता में नहीं जाना चाहिए, हमें वैचारिक जो है भीतर जाकर के विरोध करना चाहिए 35 का। लेकिन फिर भी क्योंकि युवा थे तो ये इनका अलग अपना व्यू था, वैचारिक अतिरिक्त संकल्प, पूर्ण लोकतंत्र का प्रस्ताव, चीन के प्रति सहानुभूति, जापान की वस्तुओं का बहिष्कार, ये भी इस फैजपुर अधिवेशन में पास किया गया। कार्य समिति, आचार्य नरेंद्र देव, जेपी नारायण और आपका अच्युत पटवर्धन को शामिल किया गया था कार्य समिति में। इसके माध्यम से कार्य करने का जो है एक एक करके प्रस्ताव पास किया गया कि हमें क्या चुनाव में शामिल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। इसी संदर्भ में फैजपुर की कृषि संबंधी कार्यक्रम तय किया गया 36 में। भू राजस्व की कमी पहला, सामंती उपकरों की समाप्ति, सहकारी कृषि, किसान संगठनों की स्थापना और कृषि मजदूरों के लिए आजीविका योग्य मजदूरी। याद रखना, फैजपुर में एक कृषि कार्यक्रम तय किया गया। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि किस अधिवेशन में कृषि से जुड़े हुए प्रस्ताव पास किए गए थे, तो आपका याद रखिएगा फैजपुर अधिवेशन है, इसको याद रखिएगा, क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वैचारिक जो नींव रखी गई चुनाव की, वो फैजपुर अधिवेशन, फिर लखनऊ अधिवेशन 36 में रखा गया, इसको याद रखना है।
हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक चीज को यहाँ पर देखेंगे कि क्वेश्चन कैसे और आगे बन सकते हैं, कैसे पूछा जा सकता है। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो हमें चीजें और आसानी से याद हो जाएंगी। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। 1937 का जनादेश, 37 में जो चुनाव हुआ तो 11 प्रांतों का विभाजन किया गया था, अर्थात 11 प्रांतों में चुनाव हुए। जनवरी फरवरी 37 के चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का शानदार प्रदर्शन हुआ। तो कैसे हुआ एक एक करके हम यहाँ पर जानेंगे इसको। पहला बात करते हैं पूर्ण बहुमत। 5 प्रांतों में पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी। किसकी? कांग्रेस की। वो 5 प्रांत कौन कौन से? पहला नंबर 1 मद्रास, दूसरा संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश, फिर मध्य प्रांत और आपका जो है बिहार और आपका उड़ीसा। मद्रास, मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत, बिहार और उड़ीसा में पूर्ण बहुमत की सरकार किसकी बनी? कांग्रेस की। नोट, जुलाई 37 तक 6 महीने के विलंब के बाद सरकार गठन किया गया था। कारण इसके पीछे कुछ और था। याद रखिएगा, जो पूर्ण स्वराज, जो पूर्ण बहुमत मिला 5 प्रांत में, तो वो 5 प्रांत तो आपको याद रखना पड़ेगा, लेकिन सरकार जो यहाँ गठित की गई वो 6 महीना विलंब से किया गया। बिहार में भी यही स्थिति थी। यूसुफ को बाद में बना दिया गया, यूनुस को बना दिया गया था प्रधानमंत्री, लेकिन बाद में फिर श्री कृष्ण प्रधानमंत्री बने बिहार में। वैसे उत्तर प्रदेश में हर जगह 6 महीना विलंब से सरकार गठन किया गया था। कारण क्या था कि कांग्रेस राजनीतिक कैदियों की रिहाई की मांग कर रही थी और ब्रिटिश सरकार उस रिहाई को मंजूर नहीं कर रही थी। तो कहा जब तक राजनीतिक कैदियों की रिहाई नहीं होगी तब तक हम सरकार गठन नहीं करेंगे। तो 6 महीना विलंब से सरकार गठन किया गया था, ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो जुलाई 1937 में सरकार गठन किया गया, जबकि चुनाव हो गया था जनवरी फरवरी में ही हो गया था। तो 6 महीने के बाद सरकार बनी है, ये भी याद रखना इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़े दल या गठबंधन 3 प्रांतों में, तो कांग्रेस याद रखिएगा कहा जाए तो 5 प्रांतों में तो पूर्ण बहुमत था, लेकिन 3 प्रांतों में सबसे बड़े दल के रूप में था, तो सरकार बनाने का न्योता इसी को दिया जाएगा। तो बंबई में 175 में से जो 86 सीटें जीती, बहुमत से केवल 2 सीटें कम रह गई। असम उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में भी सबसे बड़े दल के रूप में कांग्रेस थी और वहां गठबंधन की सरकारें बनी। बाद में गैर कांग्रेसी सदस्यों के साथ मिलकर के सरकार बनाया गया। तो याद रखना, टोटल 5 और 3 8 प्रांतों में सरकार गठन हुआ था, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, 3 प्रांत उस रहे कौन कौन से? 3 जो है कांग्रेसी बहुमत 3 प्रांत कौन कौन से थे? तो बंगाल, पंजाब और सिंध। बंगाल, पंजाब और सिंध में मुस्लिम लीग या अन्य पार्टियों ने गठबंधन के साथ सरकार बनाई। तो हम सबके बारे में यहाँ पे देखेंगे। तो उस समय अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि 11 प्रांत कौन कौन थे, 11 प्रांत को नाम भी आपको याद रखना पड़ेगा। वो 11 प्रांत यही थे। ये क्वेश्चन साफ साफ पूछा जाता है, जिसको आप अच्छे से याद रखिएगा। 5 प्रांतों में पूर्ण बहुमत, 3 प्रांतों में सबसे बड़ा दल और 3 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार नहीं बन पाई, क्योंकि यहाँ चुनाव हार गई कांग्रेस, क्योंकि वहां पर बहुसंख्यक मुस्लिम थे और इस वजह से मुस्लिम लीग ज्यादा लीड कर गई, वहां पर ज्यादा उसको जनादेश मिला। तो इसको हमें याद रखना है, क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछा जाएगा। कांग्रेस मंत्रिमंडल प्रांतीय प्रधानमंत्री, उस समय मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री कहा जाता था। तो कांग्रेस मंत्रिमंडल प्रांतीय प्रधानमंत्री जो बने, ऐतिहासिक तथ्य क्या है कि तत्कालिक मुख्यमंत्रियों को प्रधानमंत्री कहा जाता था। ठीक, पूर्ण बहुमत की जो सरकार बनती है, कहां कहां किसको वो बनाया गया, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री किसको कहां बनाया गया? तो संयुक्त प्रांत का मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री किसको बनाया गया? गोविंद बल्लभ पंत। 37 के चुनाव में भी गोविंद बल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने या प्रधानमंत्री। और जब देश आजाद हुआ तब भी पहले कहा जाए तो मुख्यमंत्री के रूप में इनको जो है तो पूर्ण बहुमत की जो सरकारें बनती हैं कांग्रेस की, तो किस प्रांत में कौन मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री के पद पे था, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मिलान करने को आ सकता है, एक तरफ राज्य दे दिया जाए, एक तरफ उनका मुख्यमंत्रियों को मिलान करने को आ जाए कि 37 के चुनाव में किस प्रांत में कौन मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बनाया गया था। तो संयुक्त प्रांत, जिसे उत्तर प्रदेश कहा जाता है, गोविंद बल्लभ पंत याद रखेगा क्या बनाए गए? प्रधानमंत्री बनाए गए या मुख्यमंत्री बनाए गए। संयुक्त प्रांत इसको क्यों कहा जाता था? तो याद रखना, आगरा एक अरब प्रांत था, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने इसको बनाया था अपने समय में। और एक प्रांत था अवध। तो अवध और आगरा को मिला दिया गया तो नाम क्या पड़ गया? संयुक्त प्रांत बन गया।
तो संयुक्त प्रांत क्यों कहा जाता है? क्योंकि आगरा और अवध को मिलाया गया था और गोविंद बल्लभ पंत यहाँ के पहले मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनाए गए। बिहार में श्री कृष्ण सिंह को बनाया गया, सिन्हा को बनाया गया पहला जो है, लेकिन यहाँ पर कहा जाए तो मोहम्मद यूनुस को पहले बनाया गया था, क्योंकि ये सरकार बनाने से इनकार कर दिया गया, तो वहां पर सरकार उनको बनाया गया। 6 महीना विलंब से जुलाई में शपथ इन्होंने लिया, श्री कृष्ण सिंह एक साथ सब लोगों ने जुलाई में ही शपथ लिया, 6 महीना विलंब से। मद्रास में श्री राजगोपालाचारी को बनाया गया प्रधानमंत्री। उड़ीसा में विश्वनाथ दास को BN दास को बनाया गया। क्वेश्चन अभी इसी एग्जाम में आया था, याद रखिएगा। मध्य प्रांत और बरार एक साथ थे। डॉक्टर NB खरे को बनाया गया। 38 में इस्तीफे के बाद रवि शंकर शुक्ल को बना दिया गया था यहाँ का प्रधानमंत्री। मध्य प्रांत और उड़ीसा जिसे CP सेंट्रल स्टेट कहा जाता था, याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो NB खरे पहले बनाया गया था, लेकिन 38 में उनके स्थान पर याद रखना रवि शंकर शुक्ल बनाए गए। ये दोनों नाम याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछा था किस किस को हटा के बनाया गया था, और याद रखना इस्तीफे के बाद या पहले किसको बनाया गया था। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो जो पूर्ण बहुमत की सरकार जहां बनी थी, वो मुख्यमंत्री कौन है उनको याद रखिएगा, प्रधानमंत्री कौन था याद रखिएगा, क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। सबसे पहले दल या गठबंधन की जो सरकारें बनी थी 3 प्रांतों में, बंबई, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत और आपका जो असम में, तो यहां पर मुख्यमंत्री किसको बनाया गया? तो बंबई में BG खरे को बनाया गया, समर्थन से सरकार बनी, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत जो आपका वर्तमान पाकिस्तान के उत्तर पश्चिमी में, जहां पे खान अब्दुल गफ्फार खान थे, तो उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में डॉक्टर खान साहिब को बनाया गया। डॉक्टर अब्दुल जब्बार खान को बनाया गया। क्या बनाया गया? इनको बनाया गया मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री जब्बार खान बने। ये बात याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, गलती मत करिएगा। और असम में गोपीनाथ, याद रखना, बोर्दोलोई। 38 में सादुल्ला सरकार के इस्तीफे के बाद कांग्रेस ने सरकार बनाई थी, याद रखिएगा। तो पहले सादुल्ला सरकार बनी थी, बाद में इस्तीफा दे दिया, तो असम में जो है कांग्रेस ने समर्थन दिया। और फिर गोपीनाथ जो आपका बोर्दोलोई नामक जो है नेता जो है असम के मुख्यमंत्री बनाए गए कांग्रेस के समर्थन से, ये भी याद रखिएगा। तो 8 प्रांतों के मुख्यमंत्री कौन कौन थे? कांग्रेस के, इनको याद रखिएगा, क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है, गलती मत करिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बार बार क्वेश्चन यहां से आए हुए हैं, ठीक है। गैर कांग्रेसी सरकारें, एक तुलनात्मक दृष्टि देखा जाए तो केवल 3 प्रांतों में गैर कांग्रेसी मंत्रिमंडल बने थे। कौन कौन थे? पंजाब, बंगाल और आपका जो है सिंध। यहाँ की क्या स्थिति थी? कौन मुख्यमंत्री यहाँ प्रधानमंत्री बनाया गया? तो यहाँ के प्रधानमंत्री सिकंदर हयात खान बनाए गए थे पंजाब के। गठबंधन किसका था? यूनियनिस्ट पार्टी और मुस्लिम लीग का। मुस्लिम लीग और यूनियनिस्ट पार्टी भी मुसलमानों की पार्टी थी पंजाब के क्षेत्र में। इन दोनों लोगों ने मिलकर गठबंधन की सरकार पंजाब में बनाई। तो मुस्लिम लीग अकेले सरकार नहीं बनाई है, यहाँ गठबंधन की सरकार यूनियनिस्ट पार्टी से बनी है, याद रखिएगा। मुख्य दल यूनियनिस्ट पार्टी ही यहाँ पे थी, सबसे अधिक चुनाव इसी ने जीता था, सीटें जीती थी। तो ये बात याद रखिएगा, पंजाब में जो है यूनियनिस्ट पार्टी और मुस्लिम लीग के बीच गठबंधन सरकार बनी थी। सिकंदर हयात खान वहां के पहले प्रधानमंत्री थे। बंगाल, प्रधानमंत्री फजल उल हक थे, यहां भी गठबंधन की सरकार बनी कृषक प्रजा पार्टी और मुस्लिम लीग के बीच में। और कृषक प्रजा पार्टी की स्थापना फजलुल हक ने ही किया था। कृषक प्रजा पार्टी मुख्य दल भी था, तो मुस्लिम लीग और कृषक प्रजा पार्टी दोनों ने मिलकर बनाया। और कृषक प्रजा पार्टी भी एक मुस्लिम पार्टी थी, ये भी याद रखिएगा। दोनों लोगों ने गठबंधन सरकार बनाई, पंजाब में भी मुस्लिम लीग ने गठबंधन सरकार बनाया और बंगाल में भी। सिंध की बात करते हैं तो प्रधानमंत्री गुलाम हुसैन थे। हिदायत उल्लाह अप्रैल 37 से मार्च 38 तक। अल्लाह बख्श जो है क्या कहते हैं सुमूर, मार्च 38 से अप्रैल 40 तक यहाँ पे बनाए गए। इसके अलावा कांग्रेस ने सिंध में शुरुआत में जो है हिदायतुल्लाह मंत्रिमंडल को समर्थन दिया था, लेकिन जब ये हट गए तो याद रखिएगा सिंध में जो है सरकार किसकी बनी? मुस्लिम लीग की बनी, ये बात याद रखिएगा। तो 3 प्रांतों कौन कौन से जहां पे कांग्रेस सरकार नहीं बनी है? पंजाब, बंगाल और सिंध, तीनों मुस्लिम बहुल क्षेत्र थे, तो वहां पे कांग्रेस को जो है जीत कम मिली थी, बहुत कम सीटें जीती थी। तो 8 प्रांतों में कांग्रेस सरकार और 3 प्रांतों में गैर कांग्रेसी सरकार बनी, ये बात याद रखिएगा। तो उसमें 11 प्रांत थे, 37 के चुनाव में थे, 35 के अधिनियम के तहत थे, ये बात याद रखिएगा। क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है,
यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार, गलती मत करिएगा। क्वेश्चन अगर आए तो आपको गलत ना होने पाए, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। सुशासन का डैशबोर्ड, प्रांतीय सरकारों की उपलब्धियां। जो प्रांतीय सरकारें बनी और 28 महीने सरकारें चली, उन सरकारों ने 28 महीने में क्या अचीव किया है, ये क्वेश्चन प्री में पूछा जाता है, मेंस में पूछा जाता है, इंटरव्यू में पूछा जाता है। तो कृषक सुधार, कृषि सुधार में क्या क्या काम किए इन्होंने। संयुक्त प्रांत और बिहार में 39 में काश्तकारी अधिनियम लाया, आगरा और अवध के किसानों को पुश्तैनी अधिकार दे दिया गया, ये काम हुआ। मद्रास राजस्व मंत्री टी प्रकाशन समिति द्वारा जमींदारों से लेकर किसानों को स्वामित्व देने की सिफारिश की गई कि जो जिसका मालिक है, जो जमीन पर खेती कर रहा है, उसी को मालिक मान लिया जाए। श्रम और उद्योग के लिए काम क्या हुआ। बंबई सरकार 37 में कपड़ा जांच समिति की नियुक्ति की। औद्योगिक विवाद अधिनियम 39 हड़ताल रोकने के लिए पेश किया गया कि औद्योगिक विवाद अधिनियम में हड़ताल नहीं कर सकते हैं, ये भी जो है पेश किया गया। ये सरकार की उपलब्धि थी श्रम और उद्योग के संदर्भ में। नागरिक अधिकार, राजनीतिक बंदियों की रिहाई की जाए। 1932 के जन सुरक्षा अधिनियम के तहत आपातकालीन अधिकार रद्द किया गया। नोट, कुछ व्यवहारिक कठिनाइयों के कारण किसान आंदोलनों को सीधा प्रोत्साहन नहीं मिल पाया, फिर भी इस जो है सरकारों में। आदर्शवाद और सादगी, ये क्या था। मंत्रियों द्वारा स्वेच्छा से अपना वेतन 500 रुपए प्रतिमाह किया गया। मंत्रियों ने द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी के टिकट पर रेल यात्राएं की। ये जो है आदर्श भी पेश किया, आज की नेता की तरह नहीं है। अपना वेतन बढ़ाने के लिए खुद ही प्रस्ताव लाते हैं, वेतन बढ़वा लेते हैं। बाकी सामाजिक व्यवस्था में चाहे लाए चाहे न लाए, और हवाई जहाज नीचे उतरते नहीं है टिकट में यात्रा करने में आज के नेता लोग, और नेता बनते ही 5 साल में जो है गरीबी दूर हो जाती है उनकी, बाकी जनता की नहीं। तो याद रखना, उस समय की व्यवस्था में आदर्श मंत्री भी थे, आदर्श नेता भी थे, ये भी याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। लेकिन हमारे देश के नेता इन सब चीजों से सीख नहीं पाए हैं कि हमारे पहले के लोग कैसे थे। आजकल क्या है, बाहुबल पे नाम पे ही वोट होते हैं, और जो है जिस नेता के ऊपर 20-25 मुकदमा ना हो तो कोई नेता नहीं होगा, ठीक है। 28 महीने का शासन चला था, ये बात याद रखिएगा, और 28 महीने में ये अचीवमेंट इन सरकारों ने किया था, खास करके कांग्रेस की 8 प्रांतों की सरकारों ने। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो अचीवमेंट भी जानना जरूरी है, क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अगर कहा जाए केंद्रीय नियंत्रण परिषद की बात किया जाए, तो कांग्रेस शासित राज्यों के मंत्रिमंडलों के कार्यों की समीक्षा के लिए स्थापित की गई थी, एक संसदीय उप समिति बनाई गई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि याद रखना, जो 8 राज्यों में सरकारें चल रही हैं, वो सरकारें ठीक से काम कर रही है कि नहीं कर रही हैं, इसके लिए कांग्रेस ने एक केंद्र स्तर पर केंद्रीय नियंत्रण परिषद का गठन किया, और उसमें सदस्य कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इन तीनों लोगों का काम क्या था कि 8 कांग्रेसी मंत्रिमंडल पर नियंत्रण और समन्वय रखा जाए, इनके साथ समन्वय पर नियंत्रण रखा जाए, या कोई मनमाना काम ना करने पाए। तो केंद्रीय नियंत्रण जो परिषद बनाई गई थी, 3 सदस्य थे, पटेल जी थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद जी थे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। इन तीनों लोगों को बनाया गया संसदीय उप समिति, और काम क्या था कि 8 प्रांतों पर निगरानी रखो, उनके बीच समन्वय रखो कि ये काम कैसे कर रहे हैं, क्या राष्ट्रीय स्तर से तालमेल है इनका, नहीं है, क्या ये लोग अपने क्षेत्रीय मुद्दों को सुलझा रहे हैं कि नहीं सुलझा रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि कांग्रेस जब मैनिफेस्टो तैयार करती थी देश की आजादी के लिए, तो अलग अलग राज्यों की अलग अलग समस्याएं थी। अब उन्हीं राज्यों में अगर इनकी सरकारें बनी है जिसके लिए लड़ाई लड़ते हुए आए हैं अभी तक, और सरकार बनने के बाद अगर ये लोग काम नहीं करेंगे, तो राष्ट्रीय स्तर पर नेता को जवाब देना पड़ेगा ना, कि आपने तो इतना देश की आजादी के लिए ये कहा, ये करेंगे वो करेंगे, और नहीं करेंगे तो कैसे। तो समन्वय भी होना चाहिए सरकारों के 8 प्रांतों में, और नियंत्रण भी होना चाहिए कि आप सही से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, मनमाना काम नहीं कर रहे हैं, जनता के अहित के लिए कोई काम मत करिएगा जिससे आंदोलन प्रभावित हो जाए। पता लगा बंबई प्रांत में कुछ कलाकारी कर दिए वहां के प्रधानमंत्री ने, मुख्यमंत्री ने, और इसी स्थिति में राष्ट्रीय स्तर पर कुछ और मामला हो जाए, तो इसीलिए ये काम किया गया। तो केंद्रीय नियंत्रण परिषद बनाया गया, केंद्र एक कंट्रोल करने के लिए 8 प्रांतों को। ये भी याद रखना, ये भी कहीं किताबों में जल्दी मिलता नहीं है, लेकिन इसको याद रखना। ये एनसीईआरटी से मैंने लिया था, जो है नोट्स में एनसीईआरटी बने चीजों को मैं लेता रहता हूँ, जिससे एनसीईआरटी के टॉपिक छूटने ना पाए आप लोगों के।
तो वहां ये बात मुझे पता चली, ये बात याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। देखिए किताबों में खोजोगे तो किताबों में जल्दी आपको नहीं मिलता है, ठीक है। हरिपुरा अधिवेशन 1938, आर्थिक नियोजन की ओर एक कदम। हरिपुरा में कांग्रेस का अधिवेशन होता है, याद रखिएगा, हरिपुरा गुजरात में है। अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस थे, प्रस्ताव डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने रखा था यहीं पर। प्रमुख निर्णय क्या था कि जो आपका रियासतों के जन आंदोलन को समर्थन, हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत। हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू की जाए। कैसे? रोमन लिपि क्या होती है? जैसे आप लोग जब मैसेज कभी करते हैं व्हाट्सएप पे तो क्या कहते हैं कि तुम ऐसे लिखते हो ना, तुम आ जाओ, ऐसे लिखते हो ना। हिंदी को अंग्रेजी में ऐसे लिखते हो, इसी को रोमन लिपि कहते हैं। और इसका सपोर्ट सुभाष चंद्र बोस ने किया था और कहा था कि हिंदी को ऐसे ही लिखा जाए रोमन लिपि में, ये हमारी अंग्रेजी होनी चाहिए, हमें अंग्रेजी हिंदी का ट्रांसलेशन करके अंग्रेजी ना होना चाहिए, वो कठिन हो जाएगा। तो सुभाष चंद्र बोस रोमन लिपि का सपोर्ट कर रहे थे। जैसे आप लोग आज मैसेज करते हो, आज व्हाट्सएप पे इंस्टाग्राम पे जो मैसेज आप लोग करते हो वो इसी लैंग्वेज में करते हो, हिंदी रोमन लिपि में लिखते हो आप लोग, वहां ऐसे ही लिखी जाती है रोमन लिपि में। तो इस याद रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये प्रस्ताव रखा गया था। संस्था राष्ट्रीय योजना समिति बनाई गई थी, बहुत महत्वपूर्ण है। और ये क्वेश्चन अलग अलग एग्जामों में कम से कम 50+ बार आ चुका है कि राष्ट्रीय योजना समिति कब बनाई गई थी? हरिपुरा अधिवेशन में 1938 में। आर्थिक नियोजन की ओर एक बढ़ता कदम है, ठीक है। इसके अध्यक्ष नेहरू जी थे, जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे, बहुत महत्वपूर्ण है। तो राष्ट्रीय योजना समिति के अध्यक्ष नेहरू जी थे, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। प्रेरक बल मेघनाथ साहा के आग्रह पर बोस द्वारा स्थापित किया गया था। मेघनाथ साहा के जो है आग्रह पर सुभाष चंद्र बोस ने इसको स्थापित किया, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष थे उस समय हरिपुरा में। लेकिन राष्ट्रीय योजना समिति जो बनाई गई उसके अध्यक्ष नेहरू को बनाया गया। और प्रमुख सदस्य घनश्याम दास बिरला, लालजी राम, विश्वेश्वरैया, पुरुषोत्तम दास ठाकुर, बालचंद्र हीराचंद, अंबालाल साराभाई। और तकनीकी जो है शिक्षा उप समिति में अध्यक्ष मेघनाथ साहा थे। इन लोगों ने मिलकर के ये राष्ट्रीय योजना समिति बनाई। कहीं न कहीं ये पंचवर्षीय योजनाओं की एक नींव रखी गई यहीं पर, और भविष्य के लिए एक खाका तैयार किया गया कि ऐसे ही हमें भविष्य में काम करना है, ये बात याद रखिएगा। तो हरिपुरा अधिवेशन में जो इसका निर्माण किया गया, ये बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। और ये भी याद रखिएगा कि हरिपुरा अधिवेशन के अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस थे, इंपॉर्टेंट है, गलती मत करिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 1939 का संकट, द्वितीय विश्व युद्ध और त्यागपत्र, याद रखिएगा। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाती है। जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया और द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाती है जब, तो हिटलर के नेतृत्व में जर्मनी आक्रामक हो गया। और इधर वायसराय ने क्या किया, ब्रिटिश सरकार ने क्या किया कि भारतीयों को युद्ध में शामिल कर लिया। तो क्या क्या स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, इसको समझते हैं। पहला स्टेप क्या है कि वायसराय लिनलिथगो थे उस समय, इन्होंने भारतीयों की अनुमति के बिना भारत को ब्रिटेन और फ्रांस के साथ जर्मनी के विरुद्ध युद्ध में शामिल कर लिया। और जर्मनी के सपोर्टर सुभाष चंद्र बोस जैसे बहुत सारे नेता थे, तो नहीं चाहते थे कि हम ब्रिटेन का अब सहयोग करें, और प्रथम विश्व युद्ध में सबक ले चुके थे कि गांधी के नेतृत्व में सब लोगों ने सहयोग किया, सेना में भर्ती कराया लोगों को, और इन लोगों ने स्वराज तक नहीं दिया, बल्कि लोगों को और कांग्रेस को गैर कानूनी घोषित कर दिया, याद रखिएगा। तो लॉर्ड लिनलिथगो के इस समय में ही द्वितीय विश्व शुरू हुआ था, याद रखिएगा, जब भारत के वायसराय थे। तो इन्होंने बिना अनुमति के ही जो है युद्ध में शामिल कर लिया जर्मनी के विरुद्ध। दूसरा स्टेप, कांग्रेस की मांग। कांग्रेस कार्य समिति ने ब्रिटेन से युद्ध के उद्देश्यों और युद्ध के कारण के बाद भारत के भविष्य को स्पष्ट करने की मांग की। कांग्रेस ने कहा कि जो ब्रिटेन युद्ध लड़ रहा है तो उसका उद्देश्य बताए पहले, और दूसरा, युद्ध के बाद भारत का क्या भविष्य होगा ये पहले स्पष्ट कर दो, तब हम युद्ध में शामिल होंगे, नहीं शामिल होंगे। चरण 3, असंतोष। वायसराय से कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। जब कोई उत्तर ही नहीं मिला तब क्या किया गया, प्रस्ताव। कांग्रेस ने नारा दिया, ना कोई भाई ना कोई पाई। ये क्वेश्चन अगर आ जाए तो बुखार चढ़ जाएगा लोगों के कि ये नारा किसने और कब दिया और क्यों दिया था, ये याद रखिएगा। तो कांग्रेस ने नारा दिया, ना कोई भाई ना कोई पाई, साम्राज्यवादी युद्ध में भारतीय भागीदारी से इंकार किया गया 22 अक्टूबर 1939 को। ना कोई भाई ना कोई पाई, ये नारा उसी समय दिया गया था कि हम युद्ध में शामिल नहीं होंगे, हमारा कोई भाई नहीं है,
हम ब्रिटेन को भाई और इस तरह से नहीं मानेंगे। चरण 5, 8 कांग्रेसी मंत्रिमंडल ने 7 पूर्ण बहुमत, असम का त्यागपत्र हुआ, 28 महीने के शासन का अंत हो गया 15 नवंबर 1939 को। 15 नवंबर 1939 को 8 मंत्रिमंडल, कांग्रेस मंत्रिमंडल ने इस्तीफा दे दिया और कहा कि हम अब सरकार नहीं चलाएंगे। 11 में से 8 प्रांतों में हमारी सरकार है, बिना हमारी अनुमति के आप युद्ध में भारतीयों को शामिल नहीं कर सकते। जब तक आप हमारे इस सवालों को जवाब नहीं दे देंगे तब तक युद्ध में कांग्रेस सपोर्ट नहीं करेगी, भारत सपोर्ट नहीं करेगा। और इसी के आधार पर इसी द्वितीय विश्व युद्ध के प्रश्न को लेकर के कांग्रेस के जो है मंत्रिमंडल ने क्या दे दिया, त्यागपत्र दे दिया। ये बात याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको याद रखना जरूरी है। क्वेश्चन अगर यहां से आए तो आपको गलत ना होने पाए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। त्यागपत्र का परिणाम, एक घटना और 2 दृष्टिकोण। दिसंबर 1939 कांग्रेस का दृष्टिकोण क्या था? साम्राज्यवाद के खिलाफ एक नैतिक विरोध था। साम्राज्यवाद के खिलाफ एक नैतिक विरोध था। पद पर बने रहने का अर्थ था ब्रिटिश सरकार की युद्ध प्रयासों का समर्थन करना। अगर पद पर बने रह गए 28 राज्यों में, 8 राज्यों में, तो इसका मतलब कि ब्रिटिश सरकार की युद्ध का प्रयास का समर्थन कर रहे हैं। केवल बंगाल, पंजाब और सिंध में ही लोकप्रिय सरकारें बची रही, तो मुस्लिम लीग और उनके गठबंधन की सरकारों ने त्यागपत्र नहीं दिया। केवल 8 प्रांतों में ही त्यागपत्र दिया गया। बाकी जो कांग्रेस जहां सरकारें चल रही थी, जहां पर मुस्लिम लीग और अन्य का गठबंधन था, वहां इस्तीफा नहीं हुआ। तो बंगाल, पंजाब और सिंध में सरकारें चलती रहीं, उन लोगों ने इस्तीफा नहीं दिया, बल्कि लोग खुश हो गए। विपक्ष की प्रतिक्रिया, विपक्ष में कौन है? बाकी नेता है। मुक्ति दिवस 22 दिसंबर 1939 को शुक्रवार के दिन मुक्ति दिवस मनाया गया। मुक्ति दिवस मनाया किसने? तो याद रखना, मुस्लिम लीग और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। मुस्लिम लीग और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने कांग्रेस से मुक्ति दिवस मनाया कि कांग्रेस से मुक्ति मिल गई, इसीलिए मुक्ति दिवस मनाया 22 दिसंबर को। तर्क क्या था? उनका मानना था कि वह अब कांग्रेस राज के अत्याचारों से मुक्त हो गए, कांग्रेस के राज के अत्याचारों से मुक्त हो गए हैं, ये तर्क दिया और मुक्ति दिवस मनाया। जिन्ना और खास करके बी.आर. अम्बेडकर ने खुश होकर के कि अच्छा हुआ, ये लोग, इन लोगों से मुक्ति मिल गई, ये लोगों ने इस्तीफा दे दिया, इसीलिए मुक्ति दिवस नाम दिया गया। विश्व युद्ध पर वैचारिक विभाजन, आक्रामक और जो है अवसरवाद। सुभाष चंद्र बोस, ब्रिटेन पर आया यह संकट भारत को आजादी दिलाने का एक दुर्लभ अवसर है, इसका पूरा फायदा उठाना चाहिए। युद्ध में सहयोग की नीति का कड़ा विरोध किया। सुभाष चंद्र बोस का कहना था कि जर्मनी का सपोर्ट करो और यह हमारे देश की आजादी के लिए एक बहुत बड़ा अवसर हमको मिला है, इस अवसर को लाभ उठाया जाए और जो है ब्रिटिश सरकार आज संकट में है तो उसको जो और संकट में डाला जाए और देश आजाद कराया जाए। ये सुभाष चंद्र बोस का एक दृष्टिकोण था, विचार था। सैद्धांतिक अहिंसा, महात्मा गांधी और नेहरू का भारत को ब्रिटेन की बर्बादी की कीमत पर स्वतंत्रता नहीं चाहिए, क्योंकि यह जो है अहिंसा का रास्ता नहीं है। सुभाष चंद्र बोस का दृष्टिकोण क्या था कि ब्रिटेन को और कमजोर करो और जो है इसका फायदा उठाओ। लेकिन नेहरू और गांधी का विचार था कि भारत को ब्रिटेन की बर्बादी की कीमत पर स्वतंत्रता नहीं चाहिए कि ब्रिटेन बर्बाद हो जाए, लेकिन ब्रिटेन हमारा देश को बर्बाद कर सकता है। ये सोच इन लोगों की पता नहीं कैसी थी उस समय, और क्योंकि यह अहिंसा का रास्ता नहीं है, वो हिंसा का उपयोग करके भारत के लोगों को मार रहे थे। भगत सिंह जैसे सपूतों को फांसी पे लटका दिया, वो हिंसा इन लोगों को नहीं दिखाई दी। तो इस आधार पर ऐसे जो है दृष्टिकोण नहीं रखना चाहिए था। और जाहिर सी बात है, जब हमारा दुश्मन कमजोर पड़े तो उसको हराना ही बेहतर है, क्योंकि अगर दोबारा मजबूत होगा, दोबारा हमें हराएगा और हमें परेशान करेगा, और हम 250 वर्षों से परेशान होते आए हैं। तो यह दृष्टिकोण हमें कुछ ज्यादा सही लगता है। बाकी जो है उस समय का इतिहास क्या था वो अलग बात है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। साम्यवादियों का यू टर्न, जून 1941 में जब जर्मनी ने रूस पर आक्रमण किया तो भारतीय साम्यवादियों ने ब्रिटेन विरोधी रुख त्याग करके युद्ध प्रयासों का समर्थन शुरू कर दिया। ये अवसरवादी हमेशा रहे हैं साम्यवादी लोग। तो जो साम्यवादी लोग थे उनकी सरकारें रूस में भी थी और रूस में भी साम्यवाद था, और जो भारतीय साम्यवादी पार्टी थी ये पहले युद्ध का विरोध कर रही थी, मतलब समर्थन कर रही थी, और भारतीयों का सहयोग कर रही थी और ब्रिटेन का विरोध कर रही थी। और साम्यवादी भारत में ब्रिटेन का विरोध कर रहे थे कब तक? 41 तक।
जर्मनी ने क्या किया, रूस पर आक्रमण कर दिया हिटलर ने, और जैसे रूस पर आक्रमण हुआ तो साम्यवादियों को लगा कि हमारे देश पर आक्रमण हो गया, रूस पर आक्रमण हो गया, इसीलिए क्या हुआ कि ब्रिटेन के साथ हो गए। क्यों क्यों क्योंकि रूस ब्रिटेन के साथ हो गया। ऐसी स्थिति में जो साम्यवादी विरोधी थे ब्रिटिश सरकार के, वो 41 में यू टर्न लेकर के सपोर्ट करने लगे किसका, ब्रिटिश सरकार का। ठीक है, ये सब अवसरवादी हमेशा रहे हैं, आज भी रहे हैं। संवैधानिक गतिरोध, रामगढ़ अधिवेशन बनाम अगस्त प्रस्ताव 1940। रामगढ़ अधिवेशन बिहार में होने वाला तीसरा अधिवेशन था, झारखंड अगर हटा दिया जाए तो, बात उसकी अलग किया जाए तो जुलाई 1940 में विंस्टन चर्चिल का बयान आया कि मैं ब्रिटिश साम्राज्य का विघटन करने के लिए प्रधानमंत्री नहीं बना हूं। ये बात उन्होंने कहा था विंस्टन चर्चिल ने कि मैं ब्रिटेन का प्रधानमंत्री इसलिए नहीं बना हूं कि मैं साम्राज्य का जो है विघटन कर दूं। तो कांग्रेस की पेशकश, रामगढ़ अधिवेशन मार्च 1940 में हुआ। अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आजाद को बनाया गया रामगढ़, उसमें बिहार आज झारखंड में है। शर्त, यदि ब्रिटिश सरकार केंद्र में एक अंतरिम राष्ट्रीय सरकार गठन करे। कांग्रेस ने प्रस्ताव रखा रामगढ़ अधिवेशन में और कहा कि यदि ब्रिटिश सरकार केंद्र में एक अंतरिम राष्ट्रीय सरकार गठन करे तो कांग्रेस द्वितीय विश्व युद्ध में सरकार का सहयोग कर सकती है। 7 जुलाई के पूना प्रस्ताव में दोहराया गया इस चीज को। रामगढ़ और पूना में दोहराया गया इस बात को, दोनों जगह कहा गया कि यदि एक अंतरिम राष्ट्रीय सरकार बना दिया जाए तब हम युद्ध का सपोर्ट करेंगे, नहीं तो युद्ध का सपोर्ट नहीं करेंगे। ये रामगढ़ अधिवेशन में निर्णय लिया गया, याद रखिएगा मौलाना अबुल कलाम आजाद इसके अध्यक्ष थे। बिहार में होने वाला तीसरा अधिवेशन था, पहला 1912 में बांकीपुर में, दूसरा 1922 में गया में, चितरंजन दास उसके अध्यक्ष थे, याद रखिएगा। ब्रिटिश काउंटर ऑफर क्या आया, अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव पेश किया गया। कर कहा जाए कि अगस्त प्रस्ताव पेश किया गया। अगस्त प्रस्ताव क्या था, तो भारतीयों को मनाना था, 40 में आया था 8 अगस्त को, तो अगस्त के महीने में आया, इसका नाम अगस्त प्रस्ताव हो गया। और अगस्त प्रस्ताव लाया किसने था, तो वायसराय लिलिथगो ने राष्ट्रीय सरकार की मांग अस्वीकार कर दिया और एक प्रस्ताव लाया, उसमें कुछ अलग चीजें रखी थी। अगस्त प्रस्ताव कर पूछा जाए कौन लाया था, तो लिलिथगो लाए थे। अगस्त प्रस्ताव कब लाया गया, 8 अगस्त 40 को लाया गया। भारतीयों को युद्ध में शामिल करने के लिए प्रस्ताव लाया गया था, लेकिन भारतीयों ने इंकार कर दिया। तो प्रस्ताव में क्या था ये बताता हूं। उससे पहले अगस्त के नाम पे प्रस्ताव भी है, अगस्त के नाम पे संकल्प भी है और अगस्त घोषणा पत्र भी है। 3 अगस्त के नाम पर है, मैं लिस्ट लगा दे रहा हूं, इसको देख करके याद कर लीजिएगा कि अगस्त के नाम पर क्या क्या कब कब आया है। क्वेश्चन पूछा जाता है, गलती मत करिएगा। अगर क्वेश्चन आए तो आपका गलत ना होने पाए, बहुत इंपॉर्टेंट है, गलती मत करिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अगस्त प्रस्ताव में था क्या, ये इंपॉर्टेंट है कि आखिर अगस्त प्रस्ताव में क्या था, और राष्ट्रीय सरकार की जो मांग रामगढ़ अधिवेशन में की गई थी उसको खारिज कर दिया गया। प्रस्ताव में पहला था डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाएगा। कांग्रेस कह रही है कि मैं पूर्ण स्वराज्य चाहिए, और ये कह रहे हैं हम डोमिनियन स्टेट का दर्जा देंगे। इसका मतलब ये होता है, डोमिनियन स्टेट का मतलब ये होता है कि सर्वे सर्वा पद अंग्रेजों के पास रहेगा और जो छोटे छोटे पद है वो भारतीयों को दे दिए जाएंगे। युद्ध के बाद यही लाइन फंस गई, युद्ध के बाद भारतीय प्रतिनिधियों द्वारा संविधान निर्माण संस्था का गठन किया जाएगा। उसमें भारतीय प्रतिनिधि शामिल होंगे और एक संविधान निर्माण संस्था बनाई जाएगी जो भारतीय संविधान बनाएगी। लेकिन कब, युद्ध के बाद। यही बात खटक गई। वायसराय की कार्यकारिणी में भारतीयों की वृद्धि की जाएगी, लालच दिया गया। एक युद्ध सलाहकार परिषद बनाई जाएगी और अल्पसंख्यकों को पूर्ण सुरक्षा का वीटो दिया जाएगा। ये प्रस्ताव रख दिया उन्होंने, और कांग्रेस ने, मुस्लिम लीग, दोनों लोगों ने खारिज कर दिया। कैसे कैसे खारिज किया ये भी देख लेते हैं। तो पर अगस्त प्रस्ताव कौन लाया था, याद रखिएगा। क्यों लाया गया था ये भी याद रखना। युद्ध के बाद कांग्रेस का कहना था जो देना है अभी दे दो, युद्ध के बाद नहीं चाहिए हमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगस्त प्रस्ताव पर प्रतिक्रिया। पहली बार संविधान निर्माण के तर्क और डोमिनियन स्टेट को स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया, लेकिन इसे सभी ने खारिज कर दिया। अर्थात संविधान निर्माण की बात पहली बार भी अगस्त प्रस्ताव में की गई थी, अगर कहा जाए अंग्रेजों की ओर से, और पहली बार डोमिनियन स्टेट को स्पष्ट रूप से स्वीकार भी किया गया था। तो याद रखना
कहा जाए तो गांधी जी ने क्या कहा था कि अगस्त प्रस्ताव से राष्ट्रवादियों तथा उपनिवेशी सरकार के बीच खाई और चौड़ी हो गई। राष्ट्रवादी और जो उपनिवेशी सरकार है और खाई चौड़ी हो गई इस अगस्त प्रस्ताव के कारण। जो आपने युद्ध के बाद देने की बात किया है, हमें युद्ध के बाद नहीं चाहिए। आपके युद्ध के बाद आपका चरित्र बदल जाता है। याद रखना, जिस डोमिनियन स्टेट पर एक प्रस्ताव आधारित है वह दरवाजे में जड़ी जंग की लगी कील की तरह है। यह जो है मुद्दा अप्रासंगिक हो चुका है। ये नेहरू जी ने कहा था कि जिस अगस्त प्रस्ताव की डोमिनियन स्टेट की बात आप कर रहे हो वो दरवाजे में लगी जड़ी एक जंग लगी कील है जिसको निकाल के फेंक देना है। जब हमारा उद्देश्य स्वतंत्रता प्राप्ति हो गया है और आप डोमिनियन स्टेट देने की बात कर रहे हो। अल्पसंख्यकों को दिए गए आश्वासनों का स्वागत किया, लेकिन पाकिस्तान की मांग को स्पष्ट रूप से स्वीकार न किए जाने के कारण इसे जिन्ना ने खारिज कर दिया था, मुस्लिम लीग ने खारिज कर दिया। मुस्लिम लीग ने कहना था कि पाकिस्तान का शब्द की बात ही नहीं की गई है, इसीलिए हम भी अगस्त प्रस्ताव को नहीं मानेंगे। तो ये अपना हित देख रहे थे। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। भारत छोड़ो की ओर प्रस्थान तो कहा जाए तो एक सिंहावलोकन किया जाए 36 से लेकर 40 के बीच में, तो भारत छोड़ो की आंदोलन की ओर जो प्रस्थान किया गया उसकी बात किया जाए तो 36 में फैजपुर अधिवेशन होता है। चुनाव लड़ने की रणनीति और कृषि संकल्प योजना पास किया गया। 37 में जनादेश 11 में से 8 प्रांतों में कांग्रेस सरकारें बनी, सुशासन की शुरुआत होती है। 38 में हरिपुरा अधिवेशन होता, राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया गया भविष्य का निर्माण के लिए। त्यागपत्र 39 में बिना सहमति युद्ध में घसीटने पर 28 महीने की सत्ता का त्याग दिया गया। न कोई भाई न कोई पराई सिद्धांतों की रक्षा करने के लिए त्यागपत्र 39 में हुआ। अगस्त 40 में अगस्त प्रस्ताव लाया गया, ब्रिटिश समझौते की विफलता पूर्ण स्वतंत्रता की और अंतिम कदम था, ये भी याद रखिएगा। तो याद रखना ये सब यही सब कारण थे जो भारत छोड़ो आंदोलन की ओर गांधी को जाना पड़ा और भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करना पड़ा। 28 महीने की इस शासन ने सिद्ध कर दिया कि भारतीय न केवल संघर्ष कर सकते हैं बल्कि एक आधुनिक उत्तरदायी राज्य का सफलतापूर्वक संचालन भी कर सकते हैं। ये बात याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, गलती मत करिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक था। तो आज की क्लास में मैंने 8 प्रांतों में जो सरकारें बनी वो बताया। 8 प्रांतों ने सरकारों में जो इस्तीफा दे दिया 28 में सरकार को, ये बताया क्यों इस्तीफा दिया गया। और अगस्त प्रस्ताव क्या था ये मैंने बता दिया है। इनमें किसके क्या दृष्टिकोण थे ये बता दिया है। कहीं कोई डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा, इसका जवाब आपको दिया जाएगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं और कांग्रेस के कौन कौन से अधिवेशन इस समय जो हुए थे, खास करके 1935 से 1940 के बीच में। इसमें त्रिपुरी संकट क्या था इसको जानेंगे और जो व्यक्तिगत सत्याग्रह चला था उसको जानेंगे। तो कांग्रेस के जो कुछ प्रमुख अधिवेशन हुए थे इस पीरियड में 35 से 40 के बीच में, इनको थोड़ा देख लेते हैं। यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, छोटे छोटे टॉपिक हैं, इनको जानना जरूरी है। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्रता की भट्टी अगर कहा जाए तो 36 से लेकर 41 के बीच में कौन कौन से आंदोलन हुए हैं और क्या क्या हुआ है इनको हमें जानना जरूरी है। तो आप लोग जो है इसको पूरा देखिएगा, कहीं कोई डाउट होता है तो आप इसको पूछिएगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। ठीक है, 3 अध्याय एक राष्ट्र का वैचारिक विकास, याद रखिएगा। 1936 और 37 में ग्रामीण और समाजवादी जागरण की शुरुआत होती है। लखनऊ और फैजपुर अधिवेशन में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन और फैजपुर अधिवेशन में दोनों के अध्यक्ष नेहरू थे, जवाहरलाल नेहरू थे। और जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष 3 बार बने हैं अगर कहा जाए आजादी के पहले। तो एक आपका लाहौर अधिवेशन 1929 में और एक आपका लखनऊ और एक आपका फैजपुर अधिवेशन में। तो यहाँ पर ग्रामीण और आपका समाजवादी जागरण की शुरुआत होती है। शहरी अभिजात वर्ग से हट करके ग्रामीण भारत और समाजवाद की ओर यहाँ पर जो है नया विचार आता है। इसके बाद 38 और 39, 1938 और 1939 का जो कांग्रेस का अधिवेशन होता है, इसमें इसके दोनों के अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस थे। वैचारिक अगर कहा जाए आंतरिक संघर्ष आता है, आक्रामक राष्ट्रवाद और गांधीवादी संयम के बीच भविष्य के दृष्टिकोण का टकराव। हरिपुरा और त्रिपुरी, तो हरिपुरा और त्रिपुरी जो अधिवेशन हुआ था, दोनों के अध्यक्ष जो आपका सुभाष चंद्र बोस थे। तो ये एक क्रम से इसको समझना है, 35, 36, 37, 38, 39 ऐसे, जिससे हमें चीजें समझ में आ सके कि कब को कौन कौन सी घटना हुई थी। और 40, 41 नैतिक उच्च भूमि, वैश्विक संकट के
बीच प्रतीकात्मक विरोध और रणनीतिक संयम क्या था, अर्थात व्यक्तिगत सत्याग्रह क्या था। व्यक्तिगत सत्याग्रह जो शुरू किया गया था, इसका क्या उद्देश्य था, क्या इंपॉर्टेंस है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको भी हम देखेंगे। तो 40 तक की घटनाओं को जानना जरूरी है, तो हम लोग एक एक करके आगे बढ़ते हैं और इनको एक एक चीज को समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। सिद्धांत से जमीनी हकीकत तक वामपंथी झुकाव जो था, ये क्या था, याद रखिएगा। विचारधारा की नींव अप्रैल 1936 में कांग्रेस का जो अधिवेशन होता है वो लखनऊ में होता है, याद रखिएगा। और दूसरी बार नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए जाते हैं। तो जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे। मुख्य विषय था समाजवाद, सोशलिज्म मुख्य विषय था। मुख्य कदम था 1935 के निराशाजनक अधिनियम की नींव, लेकिन प्रांतीय चुनाव में भाग लेने का निर्णय। इसी समय निर्णय लिया गया कि प्रांतीय चुनाव में हिस्सा लिया जाएगा। 1935 का जो 37 का जो अधिनियम था, 35 के अधिनियम के तहत 37 चुनाव कराया गया। समानांतर घटना क्या घटी कि स्वामी सदानंद सरस्वती द्वारा अखिल भारतीय किसान सभा का गठन भी इसी समय लखनऊ में ही किया गया था। तो जिस समय लखनऊ में कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा है, उसी समय स्वामी सदानंद सरस्वती द्वारा अखिल भारतीय किसान सभा का गठन भी किया गया था। ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखना है। बुद्धिजीवियों की कहा जाए कि पार्टी से विशाल जन आंदोलन की ओर परिवर्तन किसका हुआ, कांग्रेस का हुआ। तो जिस बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में कांग्रेस को जाना जाता था, शहरी अभिजात वर्ग के रूप में जाना जाता था, वहां से आम जनता और ग्रामीण जनता की ओर जो है बढ़ गया। भारत और दुनिया की समस्याओं में एकमात्र समाधान समाजवाद में है, ये नेहरू ने इसी समय कहा था। नेहरू ने कहा था कि भारत और दुनिया की समस्याओं का एकमात्र समाधान समाजवाद में है। तो इनका झुकाव समाजवाद की ओर था, ये बात याद रखिएगा। व्यवहारिक अनुप्रयोग कहा जाए, फैजपुर 1937। कांग्रेस का अधिवेशन 36 में कहां बुलाया गया, लखनऊ में। और 1935 में कांग्रेस का अधिवेशन नहीं हुआ है, ये भी याद रखिएगा। तो कांग्रेस का अधिवेशन कब कब नहीं हुआ, ये भी बता देता हूं मैं। कांग्रेस का अधिवेशन 1935 में नहीं हुआ है, 1930 में कांग्रेस का अधिवेशन नहीं हुआ है, 1941 से लेकर और 1945 तक कांग्रेस के अधिवेशन नहीं हुए हैं, ये बात याद रखिएगा। तो 36 में लखनऊ में हुआ, तो भी नेहरू अध्यक्ष थे। और कांग्रेस का अधिवेशन 37 में फैजपुर में हुआ, वहां भी नेहरू ही अध्यक्ष थे, अध्यक्ष नेहरू थे लगातार दूसरी बार। स्थान जलगांव महाराष्ट्र, याद रखना। जो फैजपुर है वो महाराष्ट्र में जलगांव में है, और जलगांव महाराष्ट्र में गांव में होने वाला ये पहला अधिवेशन था। किसी गांव में होने वाला कांग्रेस का पहला अधिवेशन था, फैजपुर में हुआ था, ये बात याद रखिएगा। और इसके अध्यक्ष तीसरी बार जवाहरलाल नेहरू बनाया गया था, और लगातार दूसरी बार अध्यक्ष बनाए गए थे। पहले 36 में लखनऊ में और 37 में फैजपुर में। और फैजपुर जबलपुर महाराष्ट्र में है। गांव में होने वाला पहला अधिवेशन है, मैं बार बार बता दे रहा हूं, याद कर लीजिएगा। मुख्य विषय क्या था, ग्रामीण और किसान जुड़ाव। मुख्य कदम 13 सूत्री राष्ट्रीय कृषि कार्यक्रम को अपनाया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद कैसे करना है कि गांव में होने वाला पहला अधिवेशन है और गांव में किसान रहते हैं, और किसानों के लिए 13 सूत्री राष्ट्रीय कृषि कार्यक्रम पहली बार यही अपनाया गया था, फैजपुर अधिवेशन में। बहुत महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा। और 36 के अधिवेशन में चुनाव में हिस्सा लेना था, और समाजवाद की ओर इन्होंने एक विकल्प दिया, इसको अपनाया गया, याद रखिएगा। तो कांग्रेस एक अभिजात वर्ग से एक पढ़े लिखे पार्टी की ओर से आगे बढ़ करके जन और किसान मजदूरों की पार्टी के रूप में स्थापित होना शुरू हो चुकी थी और शुरू हो गई थी। उसी के आगे इसको हमें जानना है। तो याद रखिएगा, लखनऊ अधिवेशन का क्या महत्व है 36 में। 37 का फैजपुर अधिवेशन का क्या महत्व, मैंने पूरा बता दिया है, इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है, गलती मत करिएगा, यहां से क्वेश्चन बार बार आते हैं, ठीक है। तुलनात्मक अगर विश्लेषण किया जाए 36 बनाम 37 का, 36 के लखनऊ अधिवेशन के भी अध्यक्ष नेहरू है, और फैजपुर 37 के अधिवेशन के अध्यक्ष भी नेहरू है। तो भौगोलिक स्थान की बात की जाए तो शहरी केंद्र और यहाँ ग्रामीण क्षेत्र, कांग्रेस की शहरी अभिजात वर्ग की छवि से बाहर निकलना था। प्राथमिक विचारधारा सैद्धांतिक समाजवाद, यहाँ व्यवहारिक कृषि अर्थव्यवस्था। भारत सरकार अधिनियम 1935 की पूर्ण अस्वीकृति की गई इसी में, और चुनाव में हिस्सा लेने का निर्णय लिया गया। और फैजपुर में 13 सूत्री अस्थायी कृषि कार्यक्रम को अपनाया गया।
किसान आंदोलन संबंध, समानांतर रूप से किसान सभा का उदय हुआ था। इसी समय अखिल भारतीय किसान सभा का गठन भी सदानंद सरस्वती ने लखनऊ में ही किया था, उसी समय किया था, और लाखों किसानों की प्रत्यक्ष भागीदारी हो गई। तो फैजपुर अधिवेशन और लखनऊ अधिवेशन दोनों के अध्यक्ष नेहरू थे। दोनों का अगर तुलनात्मक अध्ययन किया जाए तो चीजें बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि क्वेश्चन कैसे आपसे पूछा जा सकता है और कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। इसको हमें अच्छे से याद रखना है, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आपके आए तो गलत ना होने पाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गांव की जड़ें, फैजपुर का 13 सूत्री कार्यक्रम क्या था? ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो इन जमीनी आर्थिक मुद्दों ने कांग्रेस को एक विशाल जन आंदोलन, मास मूवमेंट की ओर रूप दिया, जिसका मुख्य आधार भारत का शोषित ग्रामीण वर्ग था। जब कृषि से जुड़े हुए बातें करने लगे, मजदूरों से जुड़े हुए बातें अधिवेशन में होने लगी, तो गांव का जो किसान अनपढ़ भी होता था वो भी शामिल होने लगा जो है कांग्रेस में। तो कांग्रेस का जनाधार क्या हो गया, बढ़ने लगा। जब किसानों और गरीबों और मजदूरों के मुद्दे उठाए जाने लगे, तब महिलाओं के मुद्दे उठाए जाने लगे। तब 13 सूत्री कार्यक्रम में क्या क्या था अगर कहा जाए तो मुख्य रूप से लगान और राजस्व में भारी कमी की जाए, ये मांग थी इनकी। सामंती बकाया और बेगार प्रथा की पूर्ण समाप्ति की जाए। किसानों को कर्ज से राहत दिया जाए, ये कहा गया। 13 सूत्री कृषि कार्यक्रम में कृषि मजदूरों के लिए न्यूनतम वेतन तय किया जाए, अर्थात कृषि मजदूरों का जो वेतन हो न्यूनतम तय किया जाए कि उससे कम वेतन मिलेगा ही नहीं। ये सब काम फैजपुर अधिवेशन में किया गया, जो गांव में होने वाला पहला अधिवेशन था। बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, क्वेश्चन अगर आए तो आपको गलत ना होने पाए, बहुत इंपॉर्टेंट है। हरिपुरा अधिवेशन 1938, आक्रामक राष्ट्रवाद और संस्थागत परिवर्तन निर्माण। याद रखिएगा 36 और 37 में नेहरू अध्यक्ष थे लखनऊ और फैजपुर में, और 38 का अधिवेशन हरिपुरा में होता है, और इसके अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस पहली बार बनाए जाते हैं। तो भाषाई नीति क्या थी, लैंग्वेज पॉलिसी। बोस ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की, जिसे मैंने अभी आपको ऊपर बताया था कि रोमन लिपि में हिंदी भाषा को लिखा जाए, अंग्रेजी में जिसे लिखते हैं, मैसेज मैंने व्हाट्सएप पे करते वैसे। रियासतें, पहली बार कांग्रेस ने रियासतों के जन आंदोलन को पूर्ण समर्थन देने का निर्णय लिया। यह आपका कहां पे हुआ, हरिपुरा अधिवेशन में हुआ, याद रखिएगा। राष्ट्रीय योजना समिति का निर्माण किया गया इसी अधिवेशन में, हरिपुरा में, और उसके अध्यक्ष नेहरू को बनाया गया, मैंने ऊपर बताया भी था। तो जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में स्थापना घनश्याम दास बिरला, लालाजी राम विश्वेश्वरैया, पुरुषोत्तम दास ठाकुर और बालचंद, हीराचंद और अंबालाल साराभाई, ये लोग उसके सदस्य थे। और राष्ट्रीय योजना समिति, याद रखना, की स्थापना की गई हरिपुरा अधिवेशन में। नेहरू को अध्यक्ष बनाया गया उसका, और यहीं से पंचवर्षीय योजना की नींव रखी जाती कहा जाता है, और आगे की सोच का पता चलता है। विज्ञान तकनीक, मेघनाथ साहा के आग्रह पर समिति की स्थापना की गई। साहा को तकनीकी शिक्षा उप समिति का अध्यक्ष बनाया गया था, कब, हरिपुरा अधिवेशन में। और हरिपुरा अधिवेशन याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण, याद रखिएगा। सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष चुना गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा प्रस्तावित किया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने ही नाम प्रस्तावित किया था सुभाष चंद्र बोस का, और सुभाष चंद्र बोस को हरिपुरा अधिवेशन का अध्यक्ष बना दिया गया। ये भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो याद रखिएगा कि हरिपुरा अधिवेशन में क्या क्या काम किए गए, ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। और सुभाष चंद्र बोस पहली बार कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए थे, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। फिर आते हैं वैचारिक संघर्ष, 1939 का चुनाव की पृष्ठभूमि बात करते हैं। सुभाष चंद्र बोस, याद रखिएगा, एक त्रिपुरी संकट, कांग्रेस का अधिवेशन 1939 में, 38 में तो हरिपुरा में हुआ था, और उसके अध्यक्ष कौन थे, सुभाष चंद्र बोस थे। 1939 में कांग्रेस का अधिवेशन बुलाया गया त्रिपुरी में, और त्रिपुरी जबलपुर मध्य प्रदेश में है। वहीं पर आक्रामक नीति क्या थी कि पक्षधर थे ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ त्वरित और बड़े पैमाने पर कार्यवाही चाहते थे सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस चाहते थे कि ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ त्वरित कार्रवाई हो, और भारत जर्मनी का साथ दे, जापान का साथ दे, और महात्मा गांधी और नेता नहीं चाहते थे, क्योंकि इनका जो दृष्टिकोण था वो बिल्कुल आक्रामक नीति थी। एग्रेसिव पॉलिसी के तहत सुभाष चंद्र बोस काम कर रहे थे, और इन नेताओं को डर था, पुरानी पीढ़ी के नेताओं को डर था कि सुभाष चंद्र बोस के आ जाने से
हमारा अंग्रेजों के प्रति विवाद और बढ़ सकता है। जो मिलने वाला होगा वो भी नहीं मिलेगा, याद रखिएगा। त्रिपुरी 1939 में स्थिति लगातार दूसरी बार अध्यक्ष पद के उम्मीदवार के रूप में खड़े हुए कौन? सुभाष चंद्र बोस। दृढ़ विश्वास, भारत की मुक्ति गांधी के नेतृत्व में नहीं होगी। उनकी आत्मकथा में द इंडियन स्ट्रगल से लिखा था उन्होंने। तो अपनी आत्मकथा में लिखा था कि भारत की मुक्ति गांधी के नेतृत्व में नहीं होगी। इस सुभाष चंद्र बोस ने उसी समय दृढ़ विश्वास था उनका, कहे थे लाइन। तो सुभाष चंद्र बोस महात्मा गांधी में के बारे में अच्छा भी कहा है, बुरा भी कहा है, भी याद रखना। राष्ट्रपिता भी इन्हीं को कहा था, सुभाष चंद्र बोस ने ही कहा था, आगे बताऊंगा। महात्मा गांधी और पुराने पीढ़ी का क्या दृष्टिकोण था? संयम, रचनात्मक कार्य और अहिंसक दृष्टिकोण अपनाना, आक्रामक जन आंदोलन का विरोध करना, जो ठीक सुभाष चंद्र बोस के विरोधी था। त्रिपुरी 1939 की स्थिति, मौलाना अबुल कलाम आजाद के नाम वापस लेने के बाद पट्टाभी सीतारमैया को उम्मीदवार बनाया गया। जब त्रिपुरी में कांग्रेस का दुश्मन बुलाया गया तो अध्यक्ष पद के लिए एक तरफ सुभाष चंद्र बोस खड़े हुए और एक तरफ अबुल कलाम आजाद खड़े हुए थे। अबुल कलाम आजाद ने नाम वापस ले लिया तो गांधी के उम्मीदवार, गांधी के पसंदीदा उम्मीदवार पट्टाभी सीतारमैया को खड़ा किया गया अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए। तो एक तरफ सुभाष चंद्र बोस और एक तरफ पट्टाभी सीतारमैया हो गए, क्योंकि मौलाना अबुल कलाम आजाद ने नाम वापस ले लिया था। अब यहीं पर इसी को इतिहास में त्रिपुरी संकट कहा जाता है। 1939 तो कभी कभी क्वेश्चन ये पूछ देते कि त्रिपुरी है कहाँ? ये मध्य प्रदेश के जबलपुर में है, ये त्रिपुरा राज्य नहीं है। आपका डोमिनो प्रभाव क्या था, यहीं पे एक एक करके हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। बोस ने पट्टाभी सीतारमैया को पराजित किया। शरद चंद्र बोस ने अध्यक्षीय भाषण का अंग्रेजी अनुवाद किया। गोविंद बल्लभ पंत ने गांधी जी का प्रतिनिधित्व किया था जब चुनाव हो रहा था। तो बोस ने 39 के चुनाव में पट्टाभी सीतारमैया को हरा दिया। गांधी जी की घोषणा थी कि सीतारमैया की हार मेरी हार है, पट्टाभी सीतारमैया की हार मेरी व्यक्तिगत हार है, ये महात्मा गांधी ने कहा, क्योंकि महात्मा गांधी के उम्मीदवार पट्टाभी सीतारमैया ही थे। कांग्रेस कार्यकारिणी की समिति बैठक बुलाई गई कि गठन पर विवाद हो गया, क्योंकि याद है जब अध्यक्ष पद चुन लिया जाता था अध्यक्ष को तो उसमें बहुत सारी समितियां बनाई जाती थी। तो उस समितियों के गठन की जब बात आई तो सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी से सहयोग मांगा कि समितियों को गठन करने के लिए आप सहयोग करिए। गांधी जी ने बोस की समिति के नाम पर सुझाने से इनकार कर दिया और कहा कि मैं कोई सहयोग नहीं करूंगा। तो अप्रैल 1939 में बोस ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को नया अध्यक्ष चुना गया। तो इसी को जब इन्होंने सुभाष चंद्र बोस को सहयोग करने से महात्मा गांधी ने इनकार कर दिया तो सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी दोनों छोड़ दिया। और 39 में जब छोड़ दिया, इस्तीफा दे दिया अध्यक्ष पद से, तो इसी को इतिहास में त्रिपुरी संकट कहा जाता है। अब अध्यक्ष पद से जब इस्तीफा दे दिया तो उसकी जगह अध्यक्ष किसको बनाया गया? ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। तो किसको बनाया गया? तो राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया, याद रखिएगा। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दिया और अध्यक्ष पद भी छोड़ दिया। और तब क्या हुआ कि 3 मई 1939 को बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक नामक नई पार्टी की स्थापना की, जिसके उपाध्यक्ष जो है साधु सिंह जो है कौन थे? वह किस थे। अगस्त 39 में बोस को सभी कांग्रेस पदों से हटा करके 3 वर्ष के लिए आयोग घोषित कर दिया गया। किसको? सुभाष चंद्र बोस को। जब उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, कांग्रेस पार्टी छोड़ दी, तो उनको जो है पार्टी से बर्खास्त कर दिया गया, पद से हटा दिया गया सभी पदों से, और उन्होंने आयोग घोषित कर दिया गया 3 साल के लिए। तो ये बात याद रखना इंपॉर्टेंट है। तो ये स्टेप बाय स्टेप चीजों को मैंने समझा दिया है, याद रखिएगा। इसी को त्रिपुरी संकट कहा जाता है। 1939 में हुआ था, क्वेश्चन बार बार आता है। व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 में हुआ था। अगर कहा जाए तो व्यक्तिगत सत्याग्रह क्यों हुआ था, कारण क्या था? इसे प्रेशर वाल्व रणनीति कहते हैं। अगस्त प्रस्ताव कैंसिल हो गया तो याद रखिएगा विस्फोट का खतरा। गांधी जी का मानना था कि नाजीवाद से लड़ रहे ब्रिटेन को संकट में डालना नैतिक रूप से गलत होगा। बड़े जन आंदोलन के हिंसक होने का खतरा था। याद रखिएगा, गांधी जी कितना भी ब्रिटिश सरकार का विरोध कर रहे थे, लेकिन ब्रिटिश सरकार को खात्मा नहीं चाहते थे। और नाजीवादी पार्टी लड़ रही थी जर्मनी का, वो
ये गांधी का कहना था कि नाजीवाद से लड़ रहे ब्रिटेन को संकट में हमें नहीं डालना चाहिए। ठीक, दबाव के कारण क्या हुआ, अगस्त प्रस्ताव, जो अगस्त ऑफर आया था कि विफलता, बिना सहमति के भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में झोंकना, युद्ध के नाम पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन करना, ये कारण था। इसीलिए व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया गया। रिलीज बल्ब, जन आंदोलन के बजाय चुने हुए व्यक्तियों द्वारा सार्वजनिक युद्ध विरोधी भाषण देकर के गिरफ्तारी देना, उद्देश्य शांति को कमजोरी न समझा जाए और ब्रिटेन के प्रति नैतिक विरोध दर्ज हो। कारण ये था, ध्यान समझिएगा, गांधी कह रहे थे कि इस समय, जिस समय युद्ध चल रहा है और नाजीवादी नेतृत्व जो हिटलर है वो ब्रिटेन पर लगातार बम बरसा रहा है, ऐसी स्थिति में देश में आंदोलन नहीं शुरू करना है। हम क्या करेंगे, हम कुछ चुने हुए व्यक्तियों द्वारा सार्वजनिक युद्ध विरोधी भाषण देकर के गिरफ्तारियां देंगे और शांति को कमजोरी ना समझा जाए और ब्रिटेन के प्रति नैतिक विरोध दर्ज किया गया। गांधी का कहना था कि हम केवल नैतिक विरोध दर्ज करेंगे, गिने चुने सत्याग्रहियों के साथ सत्याग्रह शुरू करेंगे। नाम दिया गया व्यक्तिगत सत्याग्रह, इसीलिए हम व्यक्तिगत स्तर पर सत्याग्रह शुरू करेंगे, लेकिन जिस समय युद्ध चल रहा है हम ब्रिटेन को संकट में नहीं डालेंगे। ये विचार गांधी का था। विस्फोट खतरा, गांधी जी का मानना था कि नाजीवाद से लड़ रहे ब्रिटेन को संकट में नहीं डाला जाएगा, जो मैंने ऊपर बताया था। तो याद रखिएगा, ये गांधी जी को शंका था कि जन आंदोलन शुरू कर देंगे, अगर जन आंदोलन शुरू कर दिया गया और हिंसक हो गया तब तो ब्रिटिश सरकार जो युद्ध लड़ रही है हम लोगों पे और ज्यादा खतरा उत्पन्न कर देगी। इसीलिए गांधी नहीं चाहते थे कि जन आंदोलन शुरू हो, इसीलिए उसे प्रेशर वाल्व रणनीति कहा गया। ये बात याद रखिएगा। और ये निर्णय लिया गया व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू करेंगे, ना कि हम जो है व्यापक स्तर पे जन आंदोलन करेंगे। ठीक है। दिल्ली चलो का भौगोलिक स्वरूप, याद रखिएगा, व्यक्तिगत सत्याग्रह को दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा जाता है, क्योंकि बंबई से दिल्ली की ओर आना था। व्यक्तिगत सत्याग्रह के रूप में व्यक्तिगत रूप से आना था, तो दिल्ली, इसलिए इसको दिल्ली चलो का नाम दिया गया। इसे दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा जाता है, याद रखिएगा। तो चाहे इसे दिल्ली चलो आंदोलन कहो या इसी को व्यक्तिगत सत्याग्रह कहो, तो आंदोलन की कार्यप्रणाली क्या थी? शुरुआत 17 अक्टूबर 1940 को महाराष्ट्र के वर्धा के निकट, याद रखना, पवनार आश्रम से ये चलना था। तो महाराष्ट्र में, याद रखना, वर्धा से पवनार आश्रम से यात्रा शुरू हुई। सबको दिल्ली आना था, यह बात याद रखना। इसे नाम क्या दिया गया? दिल्ली चलो आंदोलन। रणनीति कहते कि सत्याग्रही सार्वजनिक स्थानों पर युद्ध विरोधी भाषण देते थे। यही रणनीति थी कि सत्याग्रही सार्वजनिक स्थानों पर रुकते थे और युद्ध विरोधी भाषण देते थे। दिल्ली चलो मार्च, यदि ब्रिटिश सरकार उन्हें गिरफ्तार नहीं करती थी तो सत्याग्रहियों को युद्ध विरोधी जो है संदेश देते हुए दिल्ली की ओर मार्च करने का निर्देश था। इसी कारण इसे दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा जाता है, याद रखिए। कितना इंपॉर्टेंट बातें हमें बता दी गई हैं मैप के डायग्राम के माध्यम से, जिससे आपको चीजें आसानी समझ आ सके। तो इसको अच्छे से याद रखना। दिल्ली सत्ता का उस समय केंद्र था, तो दिल्ली चलना था। अगर रास्ते में किसी को गिरफ्तार कर लिया गया तो कोई बात नहीं है, अगर गिरफ्तार नहीं किया गया तो दिल्ली पहुंचना है, इसलिए इसको दिल्ली चलो आंदोलन कहा गया है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। तो याद रखना, व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरुआत कहां से हुई थी? पवनार आश्रम से हुई थी 17 अक्टूबर 1940 को, ये याद रखिएगा। और ये पवनार आश्रम कहां पर है? वर्धा के निकट महाराष्ट्र में है। और यहीं से यात्रा शुरू हुई थी दिल्ली चलो आंदोलन या व्यक्तिगत सत्याग्रह की। ठीक है। अब चूंकि ये आंदोलन अगर व्यक्तिगत रूप से है तो व्यक्तिगत सत्याग्रहियों चुनने के लिए महात्मा गांधी ने 6 लोगों को अपना सत्याग्रही चुना था। 6 लोग जो सत्याग्रही चुने गए थे, उन सत्याग्रहियों का अगर कहा जाए तो पहला सत्याग्रही विनोबा भावे थे। ये क्वेश्चन कम से कम 50 बार आ चुका है अलग अलग एग्जामों में। प्रथम सत्याग्रही थे पवनार आश्रम से शुरुआत की थे और 3 महीने की सजा इनको बाद में हो गई थी। तो याद रखना, पहले सत्याग्रही विनोबा भावे थे। दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू थे। ये भी क्वेश्चन कम से कम 50 बार एग्जामों में पूछा जा चुका है। एकमात्र सत्याग्रही जिसे सबसे लंबी 4 वर्ष की सजा सुनाई गई थी, और इन सबका उद्देश्य भी था जेल जाना, व्यक्तिगत सत्याग्रह में। तीसरे सत्याग्रही ब्रह्मदत्त थे। ये क्वेश्चन बीपीएससी ने पूछा है, यूपीपीसी ने भी पूछ दिया है। ये तीसरे सत्याग्रही थे। अधिकांश एग्जामों में क्या करते हैं, हम पहला दूसरा याद कर लेते हैं, उसके आगे नहीं बढ़ते थे, लेकिन बिहार ने तीसरा पूछ दिया
तो लोगों की आंखें खुली कि तीसरा के अलावा आगे भी बढ़ सकते हैं एग्जामों में। तो तीसरे सत्याग्रही आपका जो है गांधी जी का आश्रम के सदस्य थे ब्रह्मदत्त, और ये तीसरे सत्याग्रही महात्मा गांधी इन्हीं को चुना। चौथे सत्याग्रही प्यारेलाल थे, ये भी याद रखना, महात्मा गांधी ने चौथा सत्याग्रही प्यारेलाल को चुना। आने वाले एग्जाम में अब ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पांचवें सत्याग्रही मौलाना अबुल कलाम आजाद थे, ये पांचवें सत्याग्रही महात्मा गांधी ने इनको चुना था। और छठा सत्याग्रही सरदार वल्लभ भाई पटेल को चुना गया था। तो इनको याद रखिएगा, अभी तक एग्जाम में 1, 2 और 3 पूछा गया है, ये 3 अभी नहीं आए हैं, लेकिन भविष्य में ये आ सकता है, भविष्य का सवाल ये बन सकता है, तो इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन अगर आए तो आपको गलत ना होने पाए, इस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा चरण 5 जनवरी 1941 को शुरू हुआ। मार्च 1941 तक 25,000 से अधिक सत्याग्रही जेल गए। जापानी सेना के भारत की सीमाओं के करीब पहुंचने के कारण दिसंबर 41 में इसे स्थगित कर दिया गया, क्योंकि जापान अंडमान निकोबार तक जब पहुंच गया तो सत्याग्रही के व्यक्तिगत सत्याग्रह के दूसरे चरण को रोक दिया गया। ये भी याद रखना, ये भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, गलती मत करिएगा। 1936 से 41 के रणनीति का विकास और परिपक्वता क्या है? आर्थिक अनुकूलन। चुनौती क्या है? शहरी ग्रामीण खाई। समाधान लखनऊ से फैजपुर तक समाजवाद को अपनाया और 13 सूत्री कृषि कार्यक्रम अपनाया गया। नेतृत्व का अगर अनुकूलन देखा जाए तो चुनौती त्रिपुरी में 39 में आक्रामक बनाम अहिंसक टकराव हुआ। समाधान फॉरवर्ड ब्लॉक अलग होने पर भी रचनात्मक ढांचा बनाए रखा। भू रणनीतिक अनुकूल चुनौती द्वितीय विश्व युद्ध था। समाधान व्यक्तिगत सत्याग्रह। 1940 में नैतिक उच्च भूमि, हिंसा का रोक और जो है अभिव्यक्ति का जो है अधिकार दिया गया। 1936 से 41 तक यह कालखंड मात्र घटनाओं का क्रम नहीं था, बल्कि यह भट्टी थी जिसमें तब कर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 42 के भारत छोड़ो आंदोलन के अंतिम संघर्ष के लिए तैयार हुआ। ये बात याद रखिएगा। तो इस चैप्टर में मैंने जो है 1937 के चुनाव से लेकर के और व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 तक मैंने एक एक घटनाओं को बता दिया है। यहाँ बहुत सारी घटनाएं हुई थी, उनको क्रम से याद रखना जरूरी है, इसलिए इनको जानना जरूरी था। तो एक एक चीज को मैंने यहाँ पे बताने का प्रयास किया है। फिर भी कोई डाउट होता तो आप पूछ लीजिएगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। आप लोग को वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। आपको टॉपिक समझ में आया कि नहीं, फीडबैक भी जरूरी है। तो कोई डाउट होगा तो आप लोग पूछ लीजिएगा। ये आपको PDF एग्जाम वेब ऐप पे आपको मिल जाएगा, जाके वहां से ले लीजिएगा। कहीं कोई डाउट होगा तो पूछिएगा। आज हम लोग यहीं तक करते हैं, मिलते हैं हम लोग एक नई क्लास के साथ। ओके, थैंक यू।